हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 15 का जो है मैथ रहेगा, जो कि 1 से लेकर के 20 तक का जो है इसमें मैथ का क्वेश्चन है। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुल 20 प्रश्न है, तो पूरे धुआंधार तरीके से जो है हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो आप बहुत कुछ नए नए चीज़ सीख करके जाएंगे, तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि कर्णी क्यूब रूट 5 है ये, कि कोटि क्या है। देखिए कोटि क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और हमसे कोटि पूछा है तो कोटि क्या हो जाएगा 3। कोटि क्या हो जाएगा 3। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा। यदि m अनुपात n बराबर जो है 3:2 है तो 4m प्लस 4n, देखिए 4m का मान कितना हो जाएगा। m का मान 3 है तो ये 4 × 3 यानी कि 4 × 12, और n का मान 2 है तो 5n का मान कितना हो जाएगा, तो ये 5 × 2 यानी कि 5 × 10। तो चल क्या रहा है, एक बार जोड़ा गया है तो 12 प्लस 10 अब बटा में फिर 12 माइनस 10, 12 10 हो गया 22, 2 से 11 दूना 22, यानी कितना आ गया 11:1। 11:1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, कहता है कि PQR साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं यदि उनके निवेशों का समय का अनुपात, समय का जो है अनुपात है कितना है 2:3:6, और उसके लाभ, तो पूंजी का अनुपात नहीं दिया है। चलिए हम पूंजी का अनुपात मान लेते हैं X/Y/Z। तो ये दोनों जिस समय और जिस पूंजी के हिसाब से पूंजी लगाए हैं उसी हिसाब से उसी अनुपात में लाभ का वितरण होगा। तो लाभ का कितना दिया अनुपात, लाभ का अनुपात दिया 4:5:6, 4:5:6, ठीक है ना, 4:5:6। तो देखिए ये दोनों का गुणनफल ये होना चाहिए, ये दोनों का गुणनफल ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो 2x बराबर 4, 3y बराबर कितना 5, ठीक है। तो ये अगर काटिएगा, 2 के लेके चले हम, 2 दूना 4, तो ये 3 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो x/y बराबर हो गया ये 3 दूना 6/5, यानी x का मान 6 तो y का मान 5, x का मान 6 तो y का मान 5। देखिए 6 से कटने वाला भी नहीं, ये भी नहीं, x का मान 6 y का मान 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 तक के सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम लगातार इन विषम प्राकृत संख्या का औसत जो है, औसत n ही होता है, n होता है, समझे। जैसे कि 1 और 3, प्रथम 2 को प्राकृत संख्या लिए तो 3 है 1, 4/2 करेंगे तो 2 से करेंगे, यानी 2 को प्राकृत संख्या मतलब 2 को विषम संख्या लिए, प्रथम 2 विषम संख्या तो 2 ही आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, 4 लेंगे तो 4 आएगा, मतलब जय को विषम संख्या। तो वही इसी से फॉर्मूला बना के प्रथम लगातार अगर n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। औसत क्या होता है n, असम संख्या में n+1। तो देखिए हमको यहाँ विषम की बात किया गया है, तो विषम लेंगे तो प्रथम लगातार n विषम प्राकृत संख्या का औसत n होता है। तो 100 तक में 100 गो संख्या में आप जानते हैं कि हर एक संख्या के बाद एक सम एगो विषम आता है। तो 100 तक में क्या गो विषम संख्या होगा, तो 50 गो सम और 50 गो विषम। तो 50 प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 50 ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा औसत 50, यानी इसका भी सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है, पहला कथन कहता है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है
तो यहाँ से जो माध्यिका देंगे ना, तो ये इसको बिल्कुल मध्य बिंदु पर मिलाएगा ये, ठीक है ना। और ये बिल्कुल मतलब मध्य बिंदु पर, यानी कि इसको दो भागों में बिल्कुल बराबर भागों में बांटता है। तो ये कहता है कि त्रिभुज की माध्यिका जो है, त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात। अगला कहता है कि त्रिभुज में जो है केंद्रक जो है, त्रिभुज में केंद्रक जो होता है, केंद्रक वो माध्यिका को 2.1 के अनुपात में विभाजित करते थे। बिल्कुल सही बात है, माध्यिका को जो है 2.1 में जो है ये विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ कि दोनों कथन सत्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा कहता है कि यदि बीपी पैरेलल है सीक्यू की, ये जो बीपी है ये पैरेलल है सीक्यू के, समांतर है, ठीक है ना, समांतर है, और एक एसी बराबर है बीसी के, एसी जो है बराबर है बीसी के, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात समझिएगा कि जब दो ये लाइन जब पैरेलल है तो यहाँ पे जब 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे पूरा 70 का बनेगा कि नहीं बनेगा? जब दो समांतर रेखा है तो यहाँ जितना डिग्री का बना, आप लोग जानते हैं ना जी, दो समांतर रेखा को जब इस प्रकार से एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो इसके जो है संगत एकांतर कोण जो है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको जैसे थोड़ी देर के लिए इसको बढ़ाइएगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ जब बढ़ाइएगा इसको बढ़ाइएगा, तो यहाँ जब 70 का बना तो यहाँ भी कितना का बनेगा? 70 का ही बनेगा। अब बात समझिएगा, जब ये पूरा 70 के है, उसमें से ये इतना 20 का है ना, तो अगर हम खाली इतना पूछे, इसका मान अगर पूछे तो कितना होगा? 50 होगा। 70 में से 20, जैसे पूरा हुआ 70 का, ये इतना छोटा सा जो दिख रहा है 20 डिग्री का दिया हुआ है, तो 70 में से 20 जाएगा तो ये खाली इसका जो है कितना हो गया? 50। और हम लोग जानते हैं कि समान भुजा के सामने समान कोण भी बनता है, तो जब ये और ये भुजा बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके सामने 50, तो इसके सामने भी क्या चाहिए? 50 ही। अब आप त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा, BAC त्रिभुज में, कि जब ये 50 है, ये 50 है, त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो 50-50 100 तो हो गया, तो यहाँ कितना का हो जाएगा? यहाँ 80 का बनेगा। अब हमको x का मान निकालना है, तो आप जानते हैं कि इसमें एक सरल रेखा पर जो है चाहे जितना भी कोण बन जाए, जितना भी आ जाए, तो पूरे कोण का योगफल हमेशा 180 होता है। तो ये पूरा कोण अगर हम निकालेंगे तो 180 होगा, तो 180 में से ये 80 है, ये 70 है, तो 8 7 15 यानी 150 डिग्री तो हो गया। इसका मतलब x कितना डिग्री का होगा? x होगा 30 डिग्री का। x की संख्या कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन ई के साथ, ऑप्शन ई के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है कि यदि 231 गुने 326 बराबर 75 306 है, तो 2.31 गुने 0.326 का मान क्या होगा? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही संख्या तो दिया हुआ है खाली दशमलव में। तो देखिए जैसे कि 231 गुने 326 का मान दिया 75 306, और आपसे पूछ दिया कि 2.31 गुने 0.326 का मान बताइए। तो गुना करने पर तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो वही संख्या है, यानी इतना ही आएगा 75 306। लेकिन अब दशमलव के बाद कितने अंक है? तो देखिए अंक गिनिए, 1 2 3, 3 तो इसमें है, 4 5 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, पीछे से 5 अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 0.7536 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल था, इससे सिंपल और इससे ईजी क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक संख्या को 5/6 से गुना करने पर, चलो जी 5/6 नहीं 6/5 नहीं 6/5 से गुना करने पर, मान लीजिए कुछ संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, उस संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो गुना करने पर क्या आ जाता है भैया? 108/125 आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, काटापीटी कर दीजिए। 25 5 से काटोगे, 5 में 10 50 25, 6 से काटोगे, 6 1 10 6 48, यानी x का मान कितना हो गया? 18/25। x का मान कितना हो गया? 18/25। तो वो संख्या कितना है जी? 18/25, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही सिंपल दोनों क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में अच्छा से आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसको आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए आप ऐसे करके भी तोड़ सकते हो, 4200 और इस प्रकार से करके तोड़ सकते हो, लेकिन हमको जल्दी से जल्दी करना है तो क्या करेंगे कि इसको देखो 4200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 42 गुने 100 लिख सकते हैं। इसको 6 7 42 है, 6 को 2 3 6, यानी 2 गुने 3 गुने 7, 2 3 6 7 42 हो गया। 100 को जो है 2 के पावर 25 के 100, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर,
तो देखिए दो टोटल क्या है वो एक एक दो है, एक तीन गो, तो दो तीन गो हो गया, तीन तो एक ही है, और पाँच दो गो और सात एक गो, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड की संख्या जो होता है, गुणनखंडों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, क्या कीजिए कि पावर में सब में एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। जैसे तीन है तो चार, एक है तो दो, दो है तो तीन, एक है तो दो, चार दूना आठ, आठ तीन 24 है, 24 दूना 48। तो 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे शॉर्टकट नहीं, अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ने आता है तो आप इस प्रकार से जो है, जैसे दो से इस प्रकार से आप करके आप तोड़ सकते हो, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि ए गुने बी बराबर है ए प्लस बी या प्लस रूट अंडर ए बी, तो 9 4 गुने 9 का मान क्या होगा। देखिए अब 4 गुने 9 का मान पूछा है, अब हड़बड़ी में आप ये नहीं कीजिएगा कि अच्छा 4 गुने 9 ही तो पूछा है, 9 चक 36, हालांकि 36 ऑप्शन नहीं तो आप ई मार के निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, पहले कंडीशन दिया है कि ए गुने बी, अगर कोई संख्या ए और बी है तो उसको गुना करने का मतलब यहाँ दिया है कि आपको करना क्या है कि ए प्लस बी करना है, फिर प्लस और रूट अंडर ए बी करना है। तो इसी शर्त पर जो है इसका मान पूछ रहा है, मतलब समझो कि ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 9 है, तो क्या होगा 4 गुने 9 का मान क्या होगा, कहता है ए प्लस बी, तो उसी प्रकार 4 प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस रूट अंडर ए बी यानी 4 गुने 9। तो देखिए 9 4 13, आई रूट अंडर 9 चक 36, ये हो गया 13, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 13 6 कितना हो गया 19। तो 19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 11वां क्वेश्चन है कि 22% छूट देने के बाद भी जो है 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए जब भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की चर्चा रहे और छूट और लाभ की बात रहे, तो आपका एक रिलेशन मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक रिलेशन याद रखना है, एम पी वाई सी पी, ये 100 प्लस प्रॉफिट पी और 100 माइनस डिस्काउंट। एम पी मतलब मार्क प्राइस, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, सी पी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। पी प्रॉफिट डी डिस्काउंट है। तो देखिए एम पी हमें मालूम नहीं है, तो ये एम पी वाई सी पी ही रहेगा। 100 कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 17% का है, तो 17 जोड़ देते 117 लिख देते हैं एक ही बार, ठीक है ना। 17 जोड़ेंगे तो 117 हो गया। इसमें डिस्काउंट 100 में डिस्काउंट कितना है, 22% का डिस्काउंट है, तो अगर 20 रहता तो 80 होता, लेकिन कितना लिखा है 78, यानी 78 के सामान आपको बेचना पड़ेगा, एक मतलब मार्क करना पड़ेगा 117। 78 रुपया के सामान को आपको मार्किंग करना होगा कितना 117, तब आप 22% की छूट देंगे और 17% का लाभ कमाएंगे। तो वही कहता है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए अंकित मूल्य। तो देखिए कितना अधिक है, तो 22 और 17 है ना, 22 और 17 कितना हो रहा है, 22 से 17 हो जाएगा 39, अब बटा 78, अब उन्हें 100 कर दीजिए, प्रतिशत में लाना है तो, ठीक है। तो ये 39 गुना 78, 2 से 50 गुना 100, तो 50% जो है अधिक है। कितना अधिक है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की क्रिया होगी, तो ये 5 है 3 8 है, ठीक है ना। उसके बाद छोटी ब्रैकेट की क्रिया होगा, ये छोटी ब्रैकेट है, ये 6 में से 8 जाएगा तो -2, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करने पर, ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आया -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11, यानी कि यहाँ तक सॉल्व करने पर आपको 11 आ गया। अब देखिए 8 में से 11 जाएगा तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, -3। देखिए एक बार अच्छा से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 6 और -8, तो यहाँ -2 होगा, -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 9 2 11 हो गया, 9 2 11, ठीक है। अब 8 में से 11 जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो -3 और माइनस माइनस से +3 हो जाएगा, तो 50 और 3 53, तो 53 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 8 6 में से 8 गया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11 है ना, 8 में से 11 गया तो -3, माइनस माइनस प्लस 50 और 3 53, तो 53 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 10,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष बाद उसे चुकाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए 1 साल का ब्याज 15% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 15 गुना 30%, तो 30% अगर ब्याज हो गया, 100% मूलधन है, तो आप देने कितना जाएगा टोटल 130%, तो 10,000 का कितना हो जाएगा 130%, प्रतिशत मतलब बटा में 100, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू,
13 में 1000 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 13,000। तो 13,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको इस तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो आप साधारण ब्याज फॉर्मूला निकाल लेंगे। ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो उससे 3000 हो जाएगा। अब मूलधन जोड़ दीजिएगा 10,000 और 3000 तो 13,000 हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 35, 39 और 65 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो देखिए मैं बार बार कह चुका हूँ कि जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो मौसा होता है और छोटी से छोटी संख्या कहे तो लसा होता है। लेकिन जब आपको अंक दे देना कि 4 अंक के, 5 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी कहे तब, चाहे छोटी से छोटी कहे तब, आपको लसा ही निकालना है। लसा निकाल के उसका जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो उस लसा जितना आएगा उसमें इससे भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेष आएगा इसमें से घटा लीजिएगा, वही आंसर होगा। लेकिन ये प्रोसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हम भाग विधि से इसको बना दें, ऑप्शन हमारे पास है दिया हुआ, तो ऑप्शन मेथड से चलेंगे, जल्दी कर लेंगे। देखिए कौन कौन संख्या से भाग लगना चाहिए, 5, 35, 39 और 65 से। तो सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 5 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो इसका तो 5 है, ठीक है, इसका 5 है, ठीक है, इसका देखो 4 है, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब देखो तो 5 वाला से तो ये 2 को आंसर हो गया। और क्या है, और किससे पकड़ सकते हैं, तो देखो 7 × 5 = 35, 35 में जो है 7 और 5 छुपा हुआ है, तो 5 से तो दोनों कट जाएगा, 7 से भी तो कटना चाहिए। तो 7 से हम भाग लगाएंगे तो 7 लगेगा एक दाफे, 2 बचेगा, है ना। 7 एक दाफे लगेगा तो 2 बचेगा, तो 20, तो 7 दूने 14, 6, तो 65 होगा। तो 7 9 63, 2 तो 25, 25 7 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या हमारा 7 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। इसको देखिए 7 से जब भाग लगाए तो 7 एक दाफे तो 2 आएगा, 25 7 21 4 0 40 होगा, तो 7 × 5 = 35, 5 बचा और फिर 5 55, तो 7 8 56, ये 7 7 49, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटा, यानी ये भी नहीं होगा। तो ना ये आंसर ये हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है यदि ए का 12% बराबर है बी के 25% का, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। देखिए ए का मतलब गुना 12% बराबर है बी का 25%। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, अब तो ये 12 25 कटेगा नहीं, तो ये बी इधर आएगा, तो ए बटा बी बराबर ये 25, अब 12 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो गया 25:12। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया 25:12, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वह लघुत्तम धनात्मक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने इतना में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण संख्या हो जाए। देखिए पूर्ण संख्या करना है तो हमको ये पूर्ण संख्या से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हमको इसको जोड़ना रहता तो कैसे जोड़ते, तो देखिए पूर्ण संख्या को पहले जोड़ लीजिए। जैसे 3 और 6, 6 और 3 9 हो गया, 9 4 13, 13 5 18, 18 7 18 7 25, तो ये 25 लिख लीजिए, ये तो पूर्ण संख्या ऐसी बन गया। अब देखिए नीचे मैक्सिमम कितना है 36 है, और 3 12 इस सबको 36 बनाया जा सकता है। तो 36 बनाने के लिए देखिए इसको हम 36 बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, इसमें जो है 12 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 12 गुना ये 24/36 हो जाएगा, ठीक है 24/36। इसमें जो है इसमें 3 से गुना करेंगे, 36 नीचे बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ऊपर नीचे जब ये 12 3 36 तो 7 21, 21/36 हो जाएगा। ये तो 9/36 है, ये 5 छोड़ दीजिए, यहाँ जो है 3/36 हो जाएगा। ये हालांकि सबको काटिएगा तो उतना ही आएगा। अब हुआ क्या कि नीचे जब सेम सेम है ना, तो ऊपर को हम आसानी से जल्दी से जोड़ सकते हैं। जब जोड़िएगा तो देखिए 9 और 3 12, 12 1 13, 13 20 हो जाएगा आपको, 13 20 33, 33 और 4 37, 57/36 होगा। अगर इसको आप पूर्णांक तोड़ते हैं तो फिर तो एक पूर्णांक 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21/36, यानी ई तो एक फिर इसमें चला जाएगा, यानी भिन्न में आपको आएगा 21/36। कितना आएगा 21/36। अब कहता है इसमें क्या जोड़ दे कि एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो देखिए 21 में क्या जोड़िएगा, अगर 36 रहता तो 36 से 36 कट के पूर्ण संख्या हो जाता। तो 21 में क्या जोड़िएगा, तो इधर 9 और 6 15 आपको जोड़ना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में 36 के रेस्पेक्ट में। काटिए 3 5 15 और 3 से 12 3 36, 3 5 15 12 3 36, यानी कितना आ गया 5/12। तो 5/12 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। हम एकदम इसको आसान वे में समझाना चाहें,
समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किए, सबसे पहले इस सारा पूर्ण संख्या को जोड़ के अलग कर लीजिए, इससे हमको कोई मतलब है नहीं, अगर जोड़ना रहता तो मतलब होता। अब क्या करते हैं कि आप लोग लिखते हो ये 2/3, 7/12, 9/36, 1/12 चीज़ें वही है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, तो वही हम एलसीएम पहले ही सोच लिए कि 36 होगा, उसके बाद सबको हमने 36 बना दिया, मतलब 36 बनाने के लिए जितना जितना से गुना करना पड़ा कर लिए, नीचे सब 36 हो गया, तो ऊपर हम आसानी से जोड़ लिए। हालांकि आप जब भिन्न के जोड़ करोगे एलसीएम 36 आएगा, ये करोगे तो ऊपर इतना ही आएगा। तो ये 57/36 आया, पूर्णांक तोड़े तो 1 पूर्णांक 21/36 आया। तो अब तो ये एक बन गया आपको पूर्ण संख्या, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, 21/36 है। तो 21/36 इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए अगर ये भी 36 हो जाता तो 36 से 36 कट जाता, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 15, और नीचे 36 है तो 15/36 जोड़ना पड़ेगा। काटे तो 5/12 इसका सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए, कहता है कि वह संख्या कौन सी है जिससे 62,557 को विभाजित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। तो क्या कीजिए, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 62,557 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 6 2 8 5 13 5 18 18 7 25, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से 7 8 56 7 9 63 24 25 बचा, तो 7 21 21 4 बचा, नहीं 7 से भी नहीं, कितना से लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, तो 7 से बाद 11 से चेक करते हैं, 11 5 55 है ना, 7 5 11 6 66, तो 9 9 5 11 8 88 7, 11 से लग रहा है। तो 11 से जब लगाएंगे तो 11 5 55 55 और 7 62, यानी 7 75 बचा, तो 11 6 66, 9 11 95 हुआ, तो 11 8 88 7 11 7 70, फिर 11 से तो 11 5 55 1 बचा 18, तो 11 एक दफ़े और 7 बचा, 11 7 70, फिर 11 से 11 चक 44 है ना, 11 चक 44 और आपको 7 बचा, तो 11 7 70। तो देखिए पूर्ण घन बनने के लिए जो है, घन बनने के लिए हर एक संख्या 3 को होना चाहिए। तो ये 11 तो 3 को पूर गया। अब फुटुक कौन रहा है 47, तो कह रहा है किससे भाग लगा देते, अगर ये 47 से भाग लगा देंगे तो 47 कट जाएगा, यानी यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या 47, 3 3 का इसमें जो है पेयरिंग चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। तो ये 37 जो है, 47 जो है एक एक्स्ट्रा है ना, तो इसी से भाग देते हैं। अगर इसी में कहता है कि किस संख्या से गुना किया जाए, तो ये तो पूरा हुआ है, इसका 3 को पूरने के लिए 2 को 47 से गुना करना पड़ता, तो 47 × 47 जो होता है सो आंसर होता। चलिए अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन है 2 और √5, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ चाहे घटाओ चाहे गुना चाहे भाग जो है अपरिमेय ही होता है। ठीक है, कुछ केस में जो है घटाव उठाव में परिमेय बन जाता है, लेकिन जनरली ऐसे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो है जोड़ चाहे घटाव हमेशा क्या होता है, मतलब अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय हुआ। ये देखिए, इसको अगर आप स्क्वायर तोड़ोगे तो a स्क्वायर तो 2 होगा, 2ab 2, a के जगह पर √2 और b के जगह पर 1/, मतलब 1/√8, तो ये 2 चौके 8 कटेगा, अब b स्क्वायर तो 1/8 हो गया। तो ये 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया। ठीक है ना, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आ गया 2 प्लस ये 2 गुने 4 का वर्गमूल 2 होगा ना, 2 गुने 1/2 आएगा प्लस 1/8, ये 2 से 2 कट गया। तो कुल मिलाकर के 1 हुआ तो 2 1 3, 3 पूर्णांक 1/8 हो जाएगा। तो यही एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये फिर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा 2ab 5 × 10 √a में रह जाएगा, तो ये अपरिमेय ही है। तो क्या हो गया सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो रूट में रह जाता है ऐसा अपरिमेय, रूट से बाहर आ गया तो परिमेय। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, 19वां नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज जो है आप लोगों को अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कहता है कि पी कोई काम को 4 घंटे में कर सकता है। पी जो है कोई काम को कितना देर में कर सकता है, 4 घंटा में। क्यू और आर दोनों मिलकर इस काम को जो है 3 घंटा में कर सकता है, जबकि पी और आर इसे 2 घंटा में कर सकता है, पी और आर जो है इसे 2 घंटा में कर सकता है। तो क्यू अकेले इस काम को कितना देर में कर लेगा, इस सबका एलसीएम निकालिए। तो 4 3 2 का लघुत्तम 12 आएगा, है ना, एलसीएम 12 आएगा। तो ये 12 जो है आपको टोटल काम हो गया। अब 4 से इसमें भाग लगेगा तो 4 3 12, यानी पी एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में काम खत्म कर लेगा। क्यू प्लस आर 3 से भाग लेगा तो 3 चौके 12, यानी दोनों मिलके 4 काम करता है एक दिन में, 2 6 12। तो देखिए
अगर P एक दिन में 3 काम करता है और P और R 6 काम करता है, तो इसका मतलब R कितने काम करता है? R भी जो है, ये अगर P जो है 3 काम करता है, ये दोनों मिलकर दिखा रहा है कि 6 काम करता है, तो इसका मतलब ये 3 काम करता होगा। और जब ये 3 काम करता है तो ये 1 करता होगा, तभी नहीं 4 आया। यानी यहाँ से पता चलेगा कि Q की इफिशियंसी 1 है, तो 12 काम है, 1 की क्षमता से करेगा तो क्या दिन लगेगा? 12 दिन। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, मतलब दिन में नहीं है, घंटा में है ना। तो 12 घंटा, 12 घंटा, तो 12 घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12 लिए एलसीएम, P का 3 है क्षमता, तो P का 3 रखे, यहाँ P प्लस R की क्षमता 6 है, तो R के 3 रखें तब ना 3 दिन 6 पूरे। और जब R के 3 रखे, यहाँ Q प्लस R के 4 है, तो यहाँ जब 3 रखे तो कर 1 होगा, तभी ना 4 होगा। तो इसलिए क्षमता से भाग दे दिए, काम में बस हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, और फिर 1 माइनस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए के पावर 6। अब देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर ए ही होता है, ए स्क्वायर, अब माइनस ए बी, तो एक, अब बी के कहने का मतलब बी के ऊपर ए है, तो 1 में ए से गुना के ए ही हुआ, और फिर ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना का होल, मतलब किसका फार्मूला होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का, यानी एक के जब पर तो एक है, तो एक का क्यू करेंगे एक ही होगा, बी का क्यू यानी ए क्यू, यानी ये इसको पूरे को सॉल्व करने पर कितना आ गया? 1 माइनस ए क्यू। उसी प्रकार देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए क्यू, ये प्लस है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 प्लस ए के पावर 6। अब फिर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 3 को जब स्क्वायर कीजिए तो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो ए के पावर 6 हो गया, इंटू में ये 1 प्लस ए के पावर 6 है। अब फिर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, इसका जब स्क्वायर करेंगे ए के पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए के पावर 6 दूना 12, तो 1 माइनस ए के पावर 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इसे एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम कुछ और आप लोगों के लिए जो है सुधार कर सके, अच्छा कर सके। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।